Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel न्यूमेरिकल की पाठशाला. टुडे वी डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11 फिजिक्स और ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट चैप्टर का. और नेक्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर अब आपका स्टार्ट हो रहा है. बहुत ही मज़ेदार चैप्टर फील आएगा आपको इसमें. तो हम बात करते हैं आज की यूनिट की काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में देखिए दो टॉपिक मेनली हमें पढ़ना है. काइनेमेटिक्स का मतलब क्या? काइन का मतलब होता है मोशन. काइन का मतलब मोशन, मेटिक्स का मतलब मैथ. तो मोशन में जो मोशन की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मोशन जो होता है वो कितने तरीके से होता है, उसको और कैटेगराइज कर दिया गया. तो मोशन के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को चैप्टर वाइज करके यहाँ बनाया गया है. तो सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D या मोशन इन रेक्टिलिनियर. तो रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन हुई होता है. तो 1D में हम मोशन को पढ़ने वाले हैं. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स कि ये मोशन क्या है. व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब होता है जैसे आप मूव करते हो, उसका मतलब क्या है, उसको डिफाइन कैसे करें. मोशन का मतलब होता है when any object change its position with respect to surrounding. मोशन की डेफिनेशन आप लिखें. मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन की डेफिनेशन क्या हुई? when any object change its position with respect to सराउंडिंग. सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर दे इसका मतलब वो मोशन में है, मूव करके गया. जैसे मान लो आप अपने घर पे हो, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, आप अपने घर से स्कूल गए तो आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया ना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. आप अपने घर के चारों तरफ देखो, उसके बाद स्कूल पे आके देखो तो आपकी जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गई. तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? मोशन. रेस्ट क्या बोला जाएगा? रेस्ट की अगर डेफिनेशन जानो तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं करेगा तो उसको रेस्ट बोला जाएगा. तो आज हम बहुत छोटी छोटी बात करने वाले हैं, बेसिक बात करने वाले हैं. और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी चैप्टर को आज हमें पढ़ना है. यही स्टार्ट हो रहा है. मोशन इन प्लेन जब स्टार्ट होगा इसके बाद, मतलब मोशन इन प्लेन के बाद मोशन इन स्पेस, मतलब मोशन इन 3D. ये जब जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3D में मूव करते हैं. ये फिजिक्स में ये चैप्टर नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे. हाँ, थर्मोडायनामिक्स जब आएगा तो उसमें कुछ बेसिक पार्ट इसके हम सीखेंगे. तो देखिए सबसे पहले आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पार्ट को आज स्टार्ट करेंगे. उसमें सबसे पहले जानते हैं कि मोशन क्या है. मोशन को जान लिया हमने कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन. रेस्ट की भी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ही आसान है, बस जनरल नॉलेज के लिए आपके बता रहा हूँ. रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू not change its position with respect to surrounding is called रेस्ट. तो रेस्ट और मोशन की ये डेफिनेशन हो गई. अब इसके बाद अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं. मज़ेदार टॉपिक, फील करना पूरी फिजिक्स को. यहाँ से फील करोगे फिजिक्स को, मज़ा आएगा पढ़ने में. तो पूरी फिजिक्स यहाँ से फील कराने वाली है. अभी तक आपने जो पढ़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकल और ऐसे पैरामीटर्स थे, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे, मज़ा नहीं आता था, लेकिन यहाँ से बड़ा मज़ेदार ही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. हर एक टॉपिक को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना. जैसे अभी मोशन को ही लिया, मोशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम घर पे हैं, फील करोगे कि मैं घर पे हूँ, सराउंडिंग, मैं मार्केट चला गया, मैं स्कूल चला गया, तो गया मूव करके ही तो गए. तो ये बात, अब मान लो आप सोचो कि नहीं मैं तो जो है कार में बैठ के गया, तो कार तो मूव करके गई. तो ऑब्जेक्ट मूव करता है
मूव करता है मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। आइए, रेस्ट में कोई अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं इस चैप्टर में, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया है, मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जो पैरामीटर्स हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल डी ले लो, चलो एस ले लेते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड वी से, वेलोसिटी भी वी से, दोनों के लिए सेम सिंबल आएगा, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पैरामीटर्स इस फार्मूले में हमारे यूज होने वाले हैं। तो इस पैरामीटर्स के बिहाफ पर आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। उससे पहले एक चीज़ और जान लो कि व्हाट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करो, क्या तो कैसे करोगे, तो उसके लिए एक चीज़ और जान लो। मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर एक ऑब्जेक्ट मैथमेटिकली फेल करने की जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट चला गया। अगर ए से बी गया तो एक ही एक्सिस में गया, इन दोनों के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं बना। तो अगर यही ऑब्जेक्ट ए से बी में गया, एक्स एक्सिस में गया, तो एक सिंगल कोऑर्डिनेट में, एक सिंगल एक्सिस में जब वो मूव कर जाता है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसकी डिफिनेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन की लिख लो कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन व्हेन one of the 3 coordinate system, when one of the 3 coordinate specifying the position of the object change with time, ये डिफिनेशन हो जाएगी अगर लिखना चाहो तो। जनरली यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट, जब से आप कहीं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो या अपने स्कूल से या फिर घर जा रहे हो, तो इसमें टाइम तो लगता है, तो टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। पैरामीटर्स में टाइम मैंने बताया नहीं, टाइम भी है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन चलो पहले डेफिनेशन जान लो डिस्टेंस की। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी या ऑब्जेक्ट आता रहेगा, इसका ध्यान रखना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया बी पे। एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक बंदा है जिसका नाम है 1, यहाँ से एक बंदा गया 2 और एक यहाँ से गया, इसका नाम रख दिया हमने 3। अब सोचो, अब इन तीनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, एक नंबर वाले की, 2 नंबर वाले की, 3 नंबर वाले की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सब पहुंच रहे हैं एक ही पॉइंट पर, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मीन्स ये 2 नंबर आपका डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, और ये 1 नंबर भी डिस्टेंस होगा और ये 3 नंबर भी डिस्टेंस होगा। हाँ, दोनों में देखो
दोनों में। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये बंदा यहाँ गया, इसको हटा देता हूँ, एक बंदा ये यहाँ से गया और वही बंदा फिर यहाँ से यहाँ गया, या यहाँ से केवल गया और पूछा गया कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस क्या बता देना है कि एक नंबर वाली जो लाइन है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जिस रास्ते से होके जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी आया, डी से फिर ई आया, ये मान लो 50 मीटर चला, ये 50 मीटर चला, ये 50 मीटर चला, ये 50 मीटर चला। तो आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो ए से चला कहाँ, ई पहुंचा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ मतलब टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया, 200 मीटर। एक्चुअल पाथ जहां जहां से हो गया है उसको टोटल ऐड कर लोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में स्ट्रेट लाइन यहां से मिला दो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 50 प्लस 50 100 मीटर। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि डिस्टेंस नोट करके इसको लिख सकते हो, नोट करके क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे समझें, एक एग्जांपल से, जैसे मान लो ए से एक बंदा गया बी 100 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो ए से बी, आप सोचो आप जा रहे हो, मैं गया 100 मीटर, सीधे स्ट्रेट लाइन में गया, तो 100 मीटर गया तो डिस्टेंस भी वही है और इसका स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई लाइन तो है नहीं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो डिस्टेंस में भी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अब सोचो ये ए से गया बी और बी से चला आया। आप अपने आप को सोचो, आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फॉर एग्जांपल 100 मीटर की डिस्टेंस पर आपका स्कूल है और स्कूल से फिर वापस घर आ गए, तो 100 गए 100 आए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहाँ से गए थे वहीं चले आए, तो इनिशियल इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना रह गया, जहाँ से गए थे वहीं आए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना रह गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। तो आइए इस पर एक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें आज करने वाले हैं। फील करते हुए फिजिक्स को पढ़ना है, हर एक टॉपिक को फील कराने वाला हूं यहाँ से मैं। आपका चाहे नीट का लेवल होगा, चाहे जेई का लेवल होगा, हर एक पॉइंट को मैं ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा आपको, बोर्ड को साथ में रखते हुए। आइए अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस जानने चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इनके बीच में क्या डिफरेंस है पूछा जाता है कभी कभी। आइए जानते हैं। पहली बात, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। देखो वेक्टर में पढ़ाऊंगा, इसके बाद वेक्टर बहुत लोग पहले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन चलो बाद में हम इसके मोशन इन 1D के बाद पढ़ने वाले हैं वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका मतलब अब सोचो कि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होता है, सिंगल डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। मतलब जैसे मान लो कि आप सोचो कि यार मैं अगर फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, बायो पढ़ रहा हूँ और केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बायो लेके पढ़ रहे हो आप, तो आप क्या सोचोगे, अगर सोचो कि नहीं यार मुझे तो MBBS बनना है, फिर थोड़ी देर बाद सोच रहे हो नहीं चलो यार मैं अच्छा है BSc करूँगा, फिर थोड़ी बार सोच रहे हो नहीं मुझे IAS करना है, तो आपका एम रहा क्या, आप तो एमलेस हो गए,
तो एक एम कि मुझे नहीं एमबीबीएस ही निकालना है, मुझे नहीं नीट ही क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई एक एम हुआ तो एक बंदा बोला जाएगा हाँ उसके पास एम है। एक से ज़्यादा एम हो गया तो एमलेस। ऐसे ही समझना है इसको। ऐसे किसको समझना है? डिस्टेंस को समझना है। मतलब एक ऑब्जेक्ट ए से चला बी इस डायरेक्शन में, बी से आ गया मान लो सी इस डायरेक्शन में। अब सोचो ए से गया दूसरी डायरेक्शन, ए से बी दूसरी डायरेक्शन है, बी से सी दूसरी डायरेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस में हम क्या कर रहे थे? इस पूरे को ऐड कर रहे थे। तो डिस्टेंस में तो दोनों डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा? केवल ये आएगा, एक डायरेक्शन आएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाएगा इसके बिहाफ पर? इट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। देखो तीसरे पॉइंट में एक कॉमन बात है कि इट इज इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज, डिफरेंस तो नहीं है, सिमिलरिटी है, लेकिन इसको जान लो, इट्स यूनिट इज मीटर। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अब मीटर मतलब, अब सोचो यूनिट तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी के बिहाफ पर हमने बता दिया और उसके मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर बता दिया। 3 पॉइंट ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हो गए। आइए तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये मान लो हमारे पास है एक स्क्वायर जिसकी साइज है x साइज का एक स्क्वायर है, और एक बंदा ए से चला ABCD। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बिहाफ पर अब हम इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। एक बंदा ए से चला, बी से चला, सी पे पहुंचा। ए से बी सी आया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट when it reached at point C from A। अगर C पॉइंट से A पॉइंट पर A पॉइंट से C पॉइंट पे जा रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, A से गया B कितना? x, B से गया C कितना? x। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया भाई? डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन देखना है, ये यहाँ से चला था यहाँ पहुँचा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ से क्या करना है आपको? A से B। अब सोचो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। वेक्टर के बिहाफ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वेक्टर हमने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको इस तरह से मैथमेटिकली ही बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, AC डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? AC
इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x स्क्वायर। x बाहर आ जाएगा तो x रूट 2 मीटर। तो x रूट 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग फीचर्स पर। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल। फील आ रहा है? आएगा और भी मज़ा आएगा। चलिए मजे लो फिजिक्स में। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि अगला क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा, आर रेडियस का एक सर्कल है। आर रेडियस के एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंचा है। ध्यान से समझो, आर रेडियस के एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट ए से चलते हुए बी पर पहुंचा है। तो अगर आप अपने आप को सोचो, अगर आप ए से बी पे गए, रेडियस आर है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड करना है। और क्या? अब देखो, ए से अगर बी पे एक सर्कल पूरा कर लेता तो एक साइकिल में कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी? 2 पाई आर हो जाती। टोटल डिस्टेंस, एक सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? सरकमफ्रेंस उसका। आप अगर यहाँ से चले और ये फिर वहीं आ गए तो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो कितनी लेंथ हो गई? लेंथ कितनी हुई? तो उसका उसका सरकमफ्रेंस, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है सर्कल का? 2 पाई आर हो जाता है। 2 पाई एंगल बना लेगा और उसका रेडियस आर, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा चलिए, ये तो पता है आपको। तो उसी के बिहाफ पर यहाँ भी करना है। ए से जब हम बी जाएंगे तो हाफ सर्कल, ये वाला पार्ट कितना हो गया? डिस्टेंस जब फाइंड करोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है? टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर। पाई आर डिस्टेंस जा रहा भाई, ए से बी गए, जब ये गया तो पाई आर डिस्टेंस गया। चलो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए से जब बी जा रहा है, यहां से इसके सेंटर सी आर है, तो इधर वाला भी रेडियस तो आर ही रहेगा। तो ए से बी स्ट्रेट लाइन में सीधी सी डिस्टेंस आर प्लस आर कितना हो गया? 2r है। सिंपल, 2r हो गया। अच्छा, अब देखो, अब इसी को, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करें, आर रेडियस, एक ऑब्जेक्ट ए से चल के बी पे पहुंचा है। ध्यान से समझना, ए से चल के बी पे पहुंचा है, फिर उसका वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब सोचो, अगर ये पूरा चलता, अगर पूरा चलता तो कितना चलता? 2 पाई आर चलता। और हाफ चल रहा है तब कितना चल, अगर पूरा हाफ चलता तो बाई 2 करके आप इसको पाई आर लिख रहे हो। अगर एक क्वार्टर ही जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कॉमन सेंस यूज करो, सिंपल सा। इसका मतलब एक क्वार्टर, एक चौथाई ही जा रहा है तो 2 पाई आर बाई 4, इसका मतलब पाई आर बाई 2, 2 2 जा 4, पाई आर बाई 2, ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 4 इज इक्वल टू पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट की बात करो भाई, डिस्प्लेसमेंट की बात करो। अगर ये रेडियस आर है, ये आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, तो इसको यहाँ से मिला दो। ये लो, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब इसके बाद ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के लिए? फिर वही आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? रूट ऑफ 2r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बाहर, r रूट 2। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छे, क्या बात है।
एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसा क्वेश्चन? क्यूब लिया एक, चलो एक क्यूब ले लिया। क्यूब तो समझते हो, क्यूब जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये रहा अपना क्यूब जिसका साइड है मान लो ए, ए ए ए ए ए, सबकी साइड ए ए ए है। अब मान लो यहाँ से आदित्य चलना स्टार्ट किया। कौन चल रहा है? आदित्य अपना। आदित्य यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से बी आया, बी से सी आ गया भाई। अब अगर ए से बी, बी से सी, ये इतना, और मान लो और चला दें, चलो रहने दो, अच्छा चलो डी पे चला देते हैं। डी पे चला देते हैं, ठीक है। ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है। ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन वही फिर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली वैसे ही करेंगे जैसे करते चले आए हैं अभी तक। वेक्टर बाद में अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस तो सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना वो चला है उसको ऐड कर लिया जाता है, ए प्लस ए प्लस ए। टोटल डिस्टेंस हो गई 3a। अब हमें जब डी पॉइंट पर पहुंचा है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ए इस तरह से मिला देंगे। अब अगर हमने इसको इस तरह से मिला दिया तो अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए देखो, कभी भी एक बात याद रखो। कौन सी बात? वेक्टर से मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि एक वेक्टर जब ये ए होता है और एक वेक्टर आपका बी होता है, एक वेक्टर बी होता है, ठीक, एक वेक्टर इधर सी आ जाता है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट जो आर फाइंड करते हैं इसका, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये फार्मूला जो 3 साइड है, तो ये फार्मूला इसके लिए क्यूब के लिए नॉर्मली आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई भी साइड होता, 2 अगर साइड होता, 1 सेंटीमीटर होता, 2 सेंटीमीटर होता, कोई साइड होता, तो सभी का क्या करना है, क्यूब है तो सबकी साइज सेम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस तरह से आ जाएगा 3a स्क्वायर, या बाहर ए स्क्वायर बाहर आएगा a रूट 3। तो डिस्प्लेसमेंट इस क्यूब का हो जाएगा a रूट 3। इसको याद रखना कि जब आप आधे पार्ट को, क्यूब के आधे पार्ट पे चल चुके हो, उसके बाद जो डिस्टेंस, तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो a रूट 3 आएगी वो वैल्यू। अब a की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब इस क्यूब का जो साइज है वो कुछ भी हो सकता है। मान लो 2 मीटर होता तो वहाँ की वैल्यू क्या है, 2 रूट 3 हो जाती है ना, सिंपल। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आइए अब हम जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में, स्पीड। स्पीड क्या होती है पता तो सबको होगा। आइए, बहुत अच्छी बात है, पता है। तो स्पीड है क्या? स्पीड के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, देखो फार्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखो। फिजिक्स का सिंपल सा फंडा है, रटना कुछ नहीं है। अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये फार्मूला तो ऐसे, ये डेफिनेशन तो ऐसे बन सकती थी, इसका स्टेटमेंट तो ये हो सकता था। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट तो आप जानते ही हो, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी आपको पता है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T।
एक साथ अगर लिखें t ऊपर जाएगा LT माइनस 1, ये डायमेंशन हो गया। तो स्पीड के बारे में अगर बात करें, ETJ स्पीड कैसी है? ETJ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी हुई? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर बाय स्केलर स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटी होने की, स्केलर क्वांटिटी हो गई स्पीड के बारे में इतना। अच्छा, स्पीड के कुछ टाइप भी होंगे। देखो, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी भाई? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, जैसे मान लो, समझो, फील करना इसको। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होगा, जैसे मान लो आप घर से चले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, देखो ए से पहुँचे हमें मान लो ए से जाना है या एक्स से जाना है वाई। अब हम एक्स से चल रहे हैं, ए पॉइंट पर पहुँचे जो कि 10 मीटर है, ठीक, और इसमें टाइम लगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बहुत कम हो जाएगा। 10 मीटर, चलो 5 सेकेंड, ठीक। अब देखना, एक्स से ए जाने में, अब ए से मान लो एक पॉइंट और बना लेते हैं बी, ठीक। ए से बी जाने में मान लो 20 मीटर लगा और टाइम कितना? 10 सेकेंड का। अब आगे मान लो कि ये 30 मीटर है और यहाँ लग गया 15 सेकेंड का। कुछ आइडिया लग रहा है? मतलब घर से आप जब चल रहे हैं तो जैसे मान लो जिस स्पीड में, मान लो स्कूटी लेके जा रहे हो, स्कूटी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आप चलते जा रहे हो, कहीं भी एक्सीलेटर को कम नहीं किया, कहीं ज़्यादा नहीं किया। तो एक्सीलेटर को कम ज़्यादा नहीं किया, इसका मतलब एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ इक्वल टाइम इंटरवल। देखो इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब यहाँ पर देखो 10 मीटर बाई 5 सेकेंड। 10 मीटर, यहाँ पे अगर स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू, पहली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 मीटर डिवाइड बाई टाइम 5 सेकेंड, तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड से मतलब जा रहा है। यहाँ पर स्पीड अगर निकालो तो यहाँ पर स्पीड निकालें तो 20 बाई 10, 10 मीटर टाइम 10 सेकेंड, तो कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना आ जाएगी स्पीड? 30 बाई 15, कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। When any object do not change, when any object cover equal distance and equal time interval, ये इसकी डिफिनेशन है। डिफिनेशन आप लिख सकते हो, when any object, या ऐसे बस इतना, equal distance with equal time interval। तो टाइम इंटरवल और डिस्टेंस को अगर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल है तो इस तरह की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। समझ में आई बात? अब सोचो, इसको अपने आप पे फील करना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ फिजिक्स को फील करते हुए अब चलना है। अब सोचो आप जा रहे थे, आपकी स्पीड, आप 100 मीटर जाना है तो 50 मीटर आप गए, तो 50 मीटर की जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से अगला भी 50 मीटर जाओ तो यूनिफॉर्म हो गई। लेकिन इसी के बिहाफ पर अब दूसरा समझो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या? यूनिफॉर्म के बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी भाई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, दूसरा जो पॉइंट होगा उसको हम बोल रहे हैं, दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड का मतलब एक्स से जाना है वाई, चलो दो ही पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अरे डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, तो फर्स्ट पॉइंट है एक्स से जब हम ए गए, एक्स से ए जाने में हमने लगा दिया 5 सेकेंड और ए से वाई जाने में हमने लगा दिया 10 सेकेंड भाई।
होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत तेज़ी से 40 की स्पीड में जा रहे हैं और अचानक से ट्रैफिक जाम मिल गया तो 10 की स्पीड में जाना पड़ता है, तो हमने वहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज किया ना, तो यहाँ पर जो स्पीड है आपकी यूनिफॉर्म नहीं रही, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो जाता है अनइक्वल, या ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल डिस्टेंस प्लस अनइक्वल टाइम। या दूसरा इसी का दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे मान लो x से y जाना था, ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर और ये है 30 मीटर की। यहाँ पर हमने लगा दिया 10 सेकेंड और यहाँ पर लगा दिया 10 सेकेंड, ठीक। ऐसा भी हो सकता है। इक्वल डिस्टेंस थी इसमें, देखो इक्वल डिस्टेंस इक्वल थी लेकिन टाइम इंटरवल अलग था, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर टाइम को सेम कर दिया लेकिन डिस्टेंस को अनइक्वल कर दिया। इसका मतलब, और इसी को क्या लिखा जा सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस प्लस इक्वल टाइम। जिस स्पीड में ये आए इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, या अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम आए वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। या एक और एग्जांपल समझो, अब x से मान लो y जाना है, ये हमने कर लिया 10 मीटर, ये कर लिया 20 मीटर, यहाँ लगा हमें 4 सेकेंड और यहाँ लग गया हमें 10 सेकेंड। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी हो सकता है कि दोनों अनइक्वल हो जाएं, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस प्लस अनइक्वल टाइम। आइडिया लग रहा है? इसका मतलब ये हो जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपसे पूछी जाए तो आप 3 तरह से जवाब दे सकते हो। आप बोलो कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल टाइम नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये तीनों टाइप से अगर कहीं पे भी आपसे पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है ना? चलिए आगे, तीसरा जो टाइप है स्पीड का, तो स्पीड के तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हुए, और वो तीसरा टाइप है, थोड़ा आइडिया होगा आपको, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन भैया ज़्यादा इसी पे मिलेंगे, न्यूमेरिकल इसी पे मिलेंगे। दो पहले जो आपने पढ़ा वो थ्योरेटिकल पार्ट था। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला भी सबको पता होगा। चलो फार्मूला लिख के, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। डेफिनेशन क्या बनेगी? सोचो डेफिनेशन क्या बनेगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इंटरवल, या द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो सिंपल सा डेफिनेशन होगा, तो से फार्मूला हो गया हमारा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। इस एवरेज स्पीड के पर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं थोड़े अलग अलग, उसको हम सीखते हैं। ये बहुत छोटे बातें हैं जो आपको आइडिया लगा होगा या आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9-10 में पढ़ा होगा, तो उसके बिहाफ पर इसमें जो नई चीज़ है जो क्लास 11th में जानना है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो क्या है वो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखो सबसे पहले इसके दो केस बना के मैं पढ़ाता हूँ। केस फर्स्ट, फॉर इक्वल डिस्टेंस, फॉर इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस के लिए अगर हम पढ़ें, देखो पहला केस हमने लिया फॉर इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम है, इसको फिल करने की ज़रूरत है। कैसे है? जैसे मान लो आप घर से चले, आपको 100 मीटर जाना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना लिया? d। तो फर्स्ट हाफ
आप सोचो फर्स्ट हाफ 50 मीटर, मान लो कि फर्स्ट हाफ का मतलब डी का हाफ कितना, d/2, ये डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगा उसको हमने मान लिया t1 टाइम लगा। आप पहले कहानी समझो, जैसे मान लो आपको 100 मीटर जाना है, 100 मीटर जाना है तो पहले 50 मीटर आप गए 5 मिनट में और अगला 50 मिनट गए आप 10 मिनट में। डिस्टेंस तो आधी आधी थी, लेकिन टाइम दोनों में आपने अलग लगा दिया। इसका मतलब दोनों में आपकी स्पीड अलग हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? अब सोचो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लें तो गलत है। कैसे निकाला जाएगा? फर्स्ट हाफ की स्पीड, सेकेंड हाफ की स्पीड, इसके बिहाफ पर निकाला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से है, ये 11th में आता है, आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, तो देखिए किस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ये d/2 हो गया, सेकेंड हाफ भी कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। डिस्टेंस को हमने इक्वल रखा है, ये भी d/2 डिस्टेंस है, ये भी d/2 डिस्टेंस है। चलो ए बी सी मान लेते हैं, ठीक, ए बी सी मान लेते हैं। ए बी जो डिस्टेंस है कितनी है, d/2, इसमें टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। अब सोच लो स्पीड इन ए बी में स्पीड अगर हम फाइंड करें, स्पीड ए बी में फाइंड करें, मान लो v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस d/2 अपॉन टाइम। ध्यान से समझना, फर्स्ट ए बी के लिए केवल अभी कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी है, d/2 डिवाइड बाई टाइम कितना, t1, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अच्छा, दूसरा इंप्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t1 को अगर यहां लिख दें तो d/2, 2 को नीचे ही कर लो, d/2 v1। अच्छा, सिमिलरली टाइम निकाल लें, कितना टाइम लग रहा है। सिमिलरली स्पीड इन BC को, उसमें जो स्पीड है उसको हम अलग होगी ही ना भाई, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस ये है और उसका टाइम मान लो t2 है, इसमें जो टाइम लगा वो t2 लगा, अलग टाइम है। तो it इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस तो वही d/2 डिवाइड बाई टाइम कितना, t2। तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2v2। चलिए, टोटल टाइम कितना लगा, अब देखो ध्यान से समझना, डेरिवेशन है। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 लिख सकते हैं ना, सिंपल। मान लो टोटल टाइम कितना है, t है, तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो स्पीड है हमारी, टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना, t, टोटल टाइम ही है। तो टोटल डिस्टेंस, देखो एवरेज स्पीड आपने अभी मैंने बताया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d बाई एवरेज स्पीड लिख सकते हैं ना, ये ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड, फिर से एक बार, ये t टोटल टाइम है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला भी मैंने बताया था वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं अप्लाई किया, वो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में स्पीड वेरिएबल है, तो स्पीड को किस तरह से फार्मूले से निकाला जाएगा ये आप ध्यान से समझें। तो हमने क्या किया है, यहाँ से टोटल टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v एवरेज स्पीड ही तो आएगा। तो यहाँ पर v जो स्पीड आ रही है ये एवरेज स्पीड आएगी, इज इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, t1 इज इक्वल टू d अपॉन 2v1 और t2 इज इक्वल टू d अपॉन 2v2। अच्छा, d यहाँ भी d सब में कॉमन आ रहा है, तो d डिवाइड बाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d कॉमन ले लो, d/2 कॉमन ले सकते हैं, ये 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1/v एवरेज अभी एक बार और लिख लो, इज इक्वल टू 1/2 बाहर, एलसीएम क्या हो गया, v1 v2, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2,
हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो वी एवरेज, अब इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, वी एवरेज की वैल्यू हमें चाहिए, नीचे का ऊपर हो जाएगा तो 2 भाई 1 बाई वी एवरेज था, इसको ऊपर कर दिया तो 2v1 v2 ऊपर हो जाएगा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। हाँ ये फार्मूला, इसका मतलब अभी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो मजा आएगा आपको। इसका मतलब न्यूमेरिकल ले ही लेते हैं। देखो अगर फॉर इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल टाइम ये केस आए किसी न्यूमेरिकल में, तो आप सीधे सीधे फार्मूला एवरेज स्पीड, और पूछा जाए कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पूछा जाए तो ये फार्मूला आप सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर, इसको नोट कर लें। देखो क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन एक है कि चल नहीं रहा, ओह माय गॉड, अरे यार इंक भी नहीं मिल रहा इस लॉकडाउन में, चल जाओ भैया क्वेश्चन। चलिए, इफ एक कार if a car moves first half distance with the speed of 30 किलोमीटर, 30 नहीं लेते चलो 40 किलोमीटर पर आवर्स, 40 किलोमीटर पर आवर्स, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस with 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड ले लेते हैं भैया, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको, छोटा सा प्यारा सा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर का बताता हूं अभी। अच्छा, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, सिंपल। तो एवरेज स्पीड के लिए अब मैंने बताया, अब देखो क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ कि केस क्या है। केस ये है, इफ ए कार मूव्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस, इसका मतलब एक डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल है। अनइक्वल टाइम क्यों होगा? क्योंकि पहले हाफ में 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दूसरे में 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसका मतलब दोनों में अलग अलग जो इक्वल डिस्टेंस आपने डिवाइड किया उसमें अलग टाइम लगेगा। जैसे आप एक डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, एक में आप 2 मीटर पर सेकंड से जाओ और एक में 4 मीटर पर सेकंड से जाओ, तो जिसमें 4 मीटर पर सेकंड से जाओगे उसमें टाइम कम लगेगा ना। तो 4 मीटर पर सेकंड से जाने वाले में टाइम कम लगेगा और 2 मीटर पर सेकंड से जाने वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब टाइम में वेरिएशन है, अनइक्वल टाइम है। तो फार्मूला क्या? एवरेज फाइंड करना है, सीधा सा वैल्यू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, सीधा सा फार्मूला। पहली स्पीड 40, दूसरी स्पीड 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 100, 2 0 कैंसिल, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना हो गया? 48 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हो गई हमारी 48 मीटर पर सेकेंड। तो इस बिहाफ पर इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, जिसमें टाइम सेम होगा और आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम पर ये
एवरेज स्पीड ही फाइंड करेंगे। तो ये दो केस बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। और उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है उसकी बात करेंगे, फिर वेलोसिटी की बात करेंगे। अब ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन इन 1D क्या होता है, उसके बाद डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड क्या है ना। स्पीड के टाइप्स हमने देखे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, एक बचा हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप इतना पढ़ें, रिवाइज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।